जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मराठा आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ वक्तव्य आए हैं। 50% सीलिंग के सीमा के सवाल पर सुनवाई हो रही है। उसके संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर कुछ राय आई है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आखिर कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। दूसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा कि कल्याण केवल जातिगत लाभ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, आरक्षण पर रोक होना चाहिए। अन्य काम भी किए जा सकते हैं। क्यों न शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अधिक संस्थानों की स्थापना की जाए। कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स को आरक्षण से आगे बढ़ाना चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ आरक्षण नहीं है, कुछ और होना चाहिए। आज दिनांक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, निर्णय दिया है कि मराठा जाति के लोग राजनीतिक दलों में सक्षम हैं, मगर वो सामाजिक और आर्थिक कमजोर है। इन तीनों वक्तव्यों को हम चर्चा करेंगे। आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व का मुद्दा है। आरक्षण शब्द प्रचलित होने के कारण हम प्रतिनिधित्व की जगह आरक्षण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आरक्षण समतामूलक समाज की निर्मिति के लिए है, साधन है, साध्य नहीं है। आरक्षण गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है। जहाँ देश की सभी तबके का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता है। पिछले 70 साल में इस साधन द्वारा समतामूलक समाज निर्माण होने का साध्य पूरा नहीं हुआ। इसका संशोधन, व्याख्या, राय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं की। आरक्षण का विरोध करने वाले रेलवे, हवाई जहाज में आरक्षित सीटों पर बैठकर आरक्षण का लाभ लेते हैं। हजारों साल से ब्राह्मणों ने मंदिरों का जो पुजारी बनने का आरक्षण लिया, उसके धन का सुरक्षा करने का आरक्षण लिया। तो क्या उस धार्मिक स्थलों से हमारे इस देश के जो वंचित लोगों का कुछ भला हो पाया? आज भी SC, ST, OBC के जो IIT, IIM की सीटें खाली है। SC की 62% सीटें खाली है, OBC की 63% सीटें खाली है, ST की 79 सीटें खाली है। नौकरियों में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सुपर क्लास 1 में यानी 78.8% नौकरियां ब्राह्मणों ने ली है। यह सिर्फ बिना आरक्षण से लिया है। तो कैसे मिला है? यानी लॉबिंग करके मिला होगा। सुप्रीम कोर्ट इस सारे बारे में चर्चा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा गूगल करके डेटा कलेक्ट कर सकता है। क्या परिस्थिति है? ब्राह्मणी व्यवस्था के फायदेमंद कह सकते हैं कि मंदिरों का जो अधिकार है वो धार्मिक मान्यता है। भारतीय संविधान के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है बहुजनों के अधिकारों का, हकों का है। वो एक लिखित एजेंडा है, दस्तावेज है। बहुजनों के महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया है, तब वो मिला है। वो एक रात में सवर्ण आरक्षण जैसे नहीं मिला है। प्रतिनिधित्व समानता प्रस्तावित करने का एक जरिया है। RSS भाजपा के लोग समरसता प्रस्तावित करना चाहते हैं। समरसता एक षड्यंत्र है। समरसता के बारे में हम विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मामला है। न्यायपालिका में कितने SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोग न्यायाधीश हैं? इसकी सुप्रीम कोर्ट कभी व्याख्या करेगा, कभी समीक्षा करेगा? दूसरा जो वक्तव्य आया है कि मराठा आरक्षण पर निर्णय लेते समय जो न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा कि कल्याण केवल जातिगत लाभ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, आरक्षण पर रोक होना चाहिए। अन्य काम भी क्यों नहीं किया जा सकते हैं? क्यों न शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अधिक संस्थानों की स्थापना की जाए। कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स आरक्षण को आगे बढ़ाना है। सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ आरक्षण नहीं है, कुछ और होना चाहिए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और केंद्रीय बजट के संदर्भ में भी बात करेंगे। एक तो आरक्षण संविधान में जातिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि वर्ग को आरक्षण दिया गया है। सम्मानीय कोर्ट यह मशवरा क्यों नहीं देता है कि आरक्षण के भुगत भोगियों ने कौन से काम करना चाहिए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए? केंद्र सरकार ने 102 की जो घटना दुरुस्ती किया था, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था। किसी आंदोलन के संसद में बिना चर्चा करते मंत्रिमंडल ने आरक्षण दिया। तब यही ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले जज कहाँ गए थे? उन गरीब सुदामा को, गरीब ब्राह्मणों को जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछना चाहिए था और एक कहना चाहिए था कि BPL कार्ड द्वारा एक अलग सवर्ण कार्ड देना चाहिए। 250-300 जो स्कीम है जो गरीबी हटाने का काम, वो ब्राह्मणों ने करना चाहिए। ये मशवरा दे सकते हैं। और कटऑफ में सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है, कम परसेंटेज मिलने के बाद भी, फिर भी उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सरकारी स्कूलों में 11 करोड़ छात्र पढ़ते थे, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 7 करोड़ बच्चे हैं। हालांकि एक नए सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या 26 करोड़ है।
लेकिन इस आंकड़े में ये नहीं जिक्र किया कि प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों की संख्या 15 लाख से ज़्यादा है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी स्कूल है, इसकी आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्या सरकारी देना नहीं चाहती है? 14वीं शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट SSER में कहा गया कि सरकारी संस्थानों में दाखिला लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक है, जबकि निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों से तुलना में कम है। भारत में शिक्षा बजट जो आया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषित किया कि 2021-22 के जो आम बजट में बताया है कि शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रुपए आवंटित किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बजट है बड़ा आशादायी दिखता है, मगर सभी स्कूलों महाविद्यालय को निजी क्षेत्र में बेचने का बजट है। जिस तरह किसी वस्तु की निर्मित करना है तो फैक्ट्री बनाई जाती है, उसी तरह शिक्षा विभाग को व्यवसाय में तब्दील करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को सौंपने का एक प्लान बनाया है। संविधान के आर्टिकल 21 क के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए, ये प्रावधान किया है। मगर निजीकरण के चलते सरकार भूल गई है और सुप्रीम कोर्ट भी भूल गई है। भारत भले ही संवैधानिक रूप में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ दिन ब दिन धार्मिक स्थलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारत में स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा प्रार्थना स्थल है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर शामिल है। प्रार्थना स्थलों की संख्या स्कूल और कॉलेज के लगभग 10 लाख ज़्यादा है। 2011 की जनगणना हो गई थी, उस समय 30.1 लाख प्रार्थना स्थल है। वही स्कूल कॉलेज की संख्या 20.1 लाख है। किसी शहर में किसी कॉलोनी की जब निर्मित होती है, वहाँ पहले मंदिर बनाया जाता है। उस मंदिर में पंडित पुजारी होते हैं, ये सारे तड़ीपार होते हैं और वो बहुजन समाज का आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। पहले जिला पंचायत नगर निगम के स्कूलों में एक शिक्षक के जगह 3-4 शिक्षकों को नियमित किया गया। आज परिस्थिति ऐसी है कि वही स्कूलों में केवल एक शिक्षक दिखाई देता है। 23 मार्च 2021 के मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस में कितना आरक्षण है, इसके बारे में लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। उस संदर्भ में कहा गया है कि SC ST OBC को 9,19,648 पोस्ट है वो भरी है, मगर ये भी कहा गया ये अभी कंपनी सरकारी है तो आरक्षण है, जिस दिन निजीकरण हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुजनों के हितों के विरोध में ये फाइनेंस मिनिस्टर सरकार निर्णय लेते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई नहीं आता है और कोई जज स्टेटमेंट भी नहीं देता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा जाति के लोग राजनीतिक रूप में आगे है, मगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पीछे है। मराठा वर्ग राजनीतिक सत्ता में होता तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पीछे नहीं होता। वास्तव में इस देश पे शासक वर्ग ब्राह्मण है। मराठा, जाट, गुर्जर, पाटीदार ब्राह्मणों को इस देश का शासक बनाने में मदद करता है। महाराष्ट्र के इतिहासकार है विकार राजवाड़े, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण इस देश का शासक वर्ग है। महाराष्ट्र में फिलहाल जो राजनीति की उल्टा पुल चल रही है वो इसी का हिस्सा है। देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब सब कुछ ठीक था, मगर मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके समर्थन में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले, नारायण राणे जैसे मराठा लोग स्टेटमेंट देते हैं। इतिहास के पन्नों में देखा जाए, छत्रपति प्रताप सिंह भोसले, रंगो बापू गुप्ते ये मराठा और कायस्थ थे। इनका 1857 से 1948 तक ब्राह्मणों ने बहुत कारस्थान किए, कूट कारस्थान किए, क्योंकि उस समय मराठा और कायस्थों की गठबंधन हो गया था। उसी प्रकार महाराष्ट्र में अभी जो सत्ता जो चल रही है, कायस्थ और मराठों की सत्ता चल रही है, इसलिए फडणवीस जैसा ब्राह्मण विरोध कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में राजनीतिक गतिविधियां और इतिहास के संदर्भ में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सारी व्यवस्था पे स्टेटमेंट देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।